अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। इंस्पेक्टेड यूनिट्स कितने? 18,000। क्योंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 70% कंप्लीट था और वो इंस्पेक्ट हो गया है पिछले महीने ही, और क्लोजिंग 75% कंप्लीट है, इसलिए वो भी इंस्पेक्ट हो गया तो माइनस नहीं होगा। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स बस यही 18 हैं, तो नॉर्मल लॉस हो जाएगा इन्हीं 18 का 5%, 900। एक्चुअल लॉस 1100 है, यानी 200 एबनॉर्मल लॉस, तो आउटपुट निकल आएगा 17,500। जॉइंट प्रोडक्ट्स वाली मेहनत तब शुरू होगी जब पहले हम एक बार कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाल लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स तक पहुंचने के लिए सारा वही जो पहले किया था, ईपी मटेरियल कन्वर्जन कंप्लीटेड यूनिट्स दोनों में 17,500। क्लोजिंग 2400। मटेरियल में पूरे हैं और कन्वर्जन में 75%, तो 2400 और 1800। एबनॉर्मल लॉस 200। मटेरियल में पूरे हैं और कन्वर्जन में 40% है, 200 और 80। टू 0 1 0 0 1 1 9 3 8 0। यहां तक अगर किसी को मसला है तो वो टाइम निकाल के ना मार जाए, क्योंकि उसे जीने का कोई फायदा नहीं। चले मैं इरादा तो आप इरादा लिख रहे हैं। कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल वेटेड एवरेज है, इसलिए ओपनिंग 120 और 180। करंट पीरियड 810 750। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू 900 इंटू 10 रुपये 9000। 921 और 930। इसका डिनोमिनेटर है 20 100 और 19380। कॉस्ट पर यूनिट बन गई 45.8299। ये आगे चल रहे हैं तो बस फिर ना लिखना 48। और पूरी स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन तो नहीं, हमें बस सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट चाहिए, वो है 17,500 इंटू ये दोनों 45.82 प्लस 47.99 164167। ये है कॉस्ट ऑफ दोनों की मिला के। ये वो है जो कल 16 लाख थी, वैसे तो ये भी इत्तेफाक से 16 ही है,
लेकिन ये वो है जो 16 लाख सवाल में गिवन थी। तो मैं चूंकि आपको सिर्फ सिखा ही एलोकेशन रहा था, इसलिए मैंने ये फिगर खुद बता दी थी, अदरवाइज एग्जाम क्वेश्चन में ये फिगर निकालनी पड़ेगी। अब वो जो कल परसों किया है, अब इसकी करते हैं एलोकेशन। ए बी और इनके यूनिट्स हैं 17,500 में से 60%, 10,500 और 60,000, और टोटल NRV 10,500 इंटू 200, 7,000 इंटू 400 माइनस 60, 21 लाख और 60 बताया था मेरे ख्याल में, नहीं परसेंट नहीं, ये 60 रुपए था मेरे ख्याल में, 60 बताया था मैंने। 238000 4480 इस रेशो में उस 16 लाख को बांटना है। Seven six 9535 872140। ठीक है सबका? सारे ठीक। और रिक्वायरमेंट क्या थी? कॉस्ट पर यूनिट। तो अब इससे कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालें, इसी से आगे चल रहा हूँ। ए की 769535 डिवाइडेड बाय 10,500 73.29, और बी 872140 डिवाइडेड बाय 7,000 124.5। जिन्होंने किया है यहाँ तक सब सही है। चलिए अब मेरा सवाल ये है कि ये कौन सी कॉस्ट पर यूनिट है और वो कौन सी कॉस्ट पर यूनिट। ये ए और बी की कंबाइंड है, तो उसका आंसर तो 200 कुछ नहीं आना चाहिए था, एवरेज है। इन दोनों को मिला लें 92 समथिंग बन गया। ये प्रोडक्ट की है और ए और बी प्रोडक्ट नहीं है। ये मटेरियल और कन्वर्जन दोनों हैं, और ये एवरेज लेंगे तो ये आएगा, लेना एवरेज। क्या जी? सेल की कॉस्ट है ये? नहीं, एनआरवी की तो रेशो ली थी, बांटा तो कॉस्ट को ही है ये कॉस्ट जी। प्रोसेस 1 क्या जो आउटपुट था, तो ये वही तो है। प्रोसेस 1 का आउटपुट यही तो है, ए और बी। तो प्रोसेस 1 का आउटपुट ही है ना वो। ये मैंने ए और बी की ही कॉस्ट लिखी है। मैंने यहां पर ये लिखा है कि बी जब बिल्कुल 130 लग के और फाइनल हो जाएगा 60 रुपए लग के, तो क्या बन जाएगा, ये वो लिखा है। प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है ये मैंने उसी की पर यूनिट कॉस्ट लिखी है। अच्छा, और अच्छा, और कोई तो वो और ये सेम क्यों नहीं है? वो कौन सी कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, कौन सी है? ठीक है, थोड़ा ऊंचा।
हाँ चले मिला लें इनको, 92 कर लें, मिला लें इनको मिलाएं तो क्या बनेगा, इनको मिलाएं ना 90, इनको ऐड करें 3.81। अच्छा चलें शायद सही हुआ। हाँ जी यानी ये असल में कुछ नहीं, ये शुगली था असल ये। अच्छा चलें आप मैं बस जानना चाह रहा था कि आप कहाँ तक सोचते हैं। जिनको इस बात का जवाब चाहिए वाकई, जिनको वाकई चाहिए, वो एक काम ये करें कि ये मैंने एनआरबी की रेशो में बांटा है ना, यूनिट्स की रेशो में बांटा है। ये हमने एनआरबी की रेशो में बांटा है ना, यूनिट्स की रेशो में बांट के देखें सवाल क्या बनेगा। जिनको इस मसले का जवाब चाहिए, जिनको नहीं चाहिए वो टेंशन ना लें। अगर इस 1641 को यूनिट्स की रेशो में बांटें तो ये क्या बनेगा, ए का क्या आ जाएगा 985 है 005 और बी का 656667। अच्छा पर यूनिट करते हैं, ये कितने यूनिट्स हैं 10,500, ये कितने यूनिट्स हैं 93.81। असल में हुआ ये है कि जब हमने ये वाली पर यूनिट कॉस्ट निकाली है तो इस सारी कैलकुलेशन के लिए हमने इनको 17,500 मान लिया कि दोनों एक जैसे हैं। ये मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, परेशान ना हो अगर नहीं समझिए, जाने दें ऊपर से। मैंने आपको जब परसों ये यूनिट्स रेशो में बांटना बताया था तो उसका एंड रिजल्ट दोनों सेम आए थे ना। क्यों सेम आए थे, क्योंकि हम यूनिट्स की रेशो में बांट रहे थे और सबको 8000 से ही डिवाइड कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि दोनों सब एक जैसे। तो यहां पर जब हम इस सवाल को यहां सॉल्व कर रहे हैं तो हम 17,500 को 17,500 कह रहे हैं, अभी ए और बी में तमीज नहीं कर रहे, यानी सब एक जैसे हैं। तो सब एक जैसे ही की बेस पे यही है पर यूनिट कॉस्ट। अगर सब एक जैसे हैं तो ये पर यूनिट कॉस्ट है, और जब हम यूनिट्स की रेशो में बांटते हैं तो हम यही कह रहे होते हैं कि दोनों एक जैसे हैं, इसलिए पर यूनिट कॉस्ट सेम आ रही होती है, और वो यही आ रही है, इत्तेफाक नहीं है, यही आ रही है। ये फिर फर्क क्यों हो गई, क्योंकि बांटा एनआरबी की रेशो में, इसलिए अब फर्क हो गया। वरना अगर आप यूनिट्स की रेशो में बांटें तो यही है इनकी कॉस्ट। अगर आपने यूनिट्स की रेशो में बांटना है ना तो इस मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आंसर ही ए और बी की पर यूनिट कॉस्ट होगा, क्योंकि ये क्या किया हमने, और पर यूनिट ही तो निकाली है भाई। अगर जॉइंट प्रोडक्ट को यूनिट्स की रेशो में बांटना हुआ तो बस उसकी जरूरत ही नहीं है, ये है कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये साबित हो रहा है। ये 93 कैसे आया, ये ऐसे आया, ये दो अलग अलग थे ना, मैंने इनको मिला दिया। ये जो पर यूनिट कॉस्ट है, ये मटेरियल कन्वर्जन दोनों मुकम्मल है ना, तो मैंने इनको मिला दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आया? तो ये यूनिट्स की रेशो में बांटते तो यही पर यूनिट ही निकलती, तो इसको बिल्कुल कॉस्ट पर यूनिट ही की इज्जत मिल रही है। लेकिन अगर यूनिट्स की रेशो में बांटा होता तो यही फाइनल आंसर होता। अगर यूनिट्स की रेशो में बांटना होता तो यहीं पर सवाल रोक के यही फाइनल आंसर हो जाता, क्योंकि ये यही निकलना था। एनआरबी की रेशो की वजह से ये डिफरेंट फिगर्स बन गई। ये है जॉइंट प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को बांटना। अब आगे ये चलते हैं कि क्या क्या तरह की वैरायटियां हो सकती हैं रिक्वायरमेंट्स, और उनका हम आंसर कैसे करें। ये बोर्ड की शेयर करा दे रहा है आस्ते आस्ते।
नहीं, बात ज़्यादा रिलायबल की नहीं है। अगर यूनिट मेथड यूनिट्स रेशो में बांटना होता तो यही पर यूनिट कॉस्ट होती, इसीलिए एनआरबी ज़्यादा बेहतर मेथड है। तो हमारी पॉलिसी थी इस एनआरबी की रेशो में बांटना। ये कैलकुलेट तो हमने किया है, अगर ये कैलकुलेट ही ना करते तो 1641 ही ना निकलता। एक बार 1641 निकाल लें, उसके बाद फिर एनआरबी की रेशो में बांट लें। अच्छा, एक तजुर्बा मैंने किया नहीं है पहले, ऐसी बस दिल में आ रहा है। एक काम ये करें कि इसका वेट 60% है, इसका वेट 40% है, वेटेड एवरेज लेना ना कोई। इसका 60% वेट है, इसका 40% वेट है, वेटेड एवरेज दिस इंटू 0.6 दिस इंटू 0.4 प्लस 104 आ रहा है। अच्छा नहीं, चलें ठीक है, ऐसे तजुर्बा ही आया यही आ रहा है। हैं? वो मैंने सवाल में बताया था ना, 60% 40% के टोटल यूनिट्स में से 60% ए है, 40% बी है। मैंने ये कहा था कि ए की पर यूनिट कॉस्ट ये है, बी की पर यूनिट कॉस्ट ये है। इनकी टोटल आबादी में 60% वेट ए का है, 40% वेट बी का है। हाँ, तो ये 60% वेट है, ये 40% वेट। अगर वेटेड एवरेज करें समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू, तो इनका अगर वेटेड एवरेज कर लें तो यही बनेगा। ये ऐसी बस एक तजुर्बा। क्या हो गया? वो एनआरबी वाली इसमें कवर हो गई ना चीज, एनआरबी की रेशो कवर हो गई, तभी तो ये 93 से डिफरेंट चीज आ रही है। एनआरबी वाला फर्क हो गया इसमें कवर। अब अगर हम इसके यूनिट्स का वेटेड एवरेज ले लें तो ये आएगा। हो गए सर भाई, बैठा दो। अब इस जॉइंट प्रोडक्ट्स की जो अभी तक सीखा उसके मुताबिक क्या क्या पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बता रहा हूं, और अगर उनके अलावा कोई हुई तो वो एक दो सवालों में है तो फिर डिस्कस होगी। अच्छा, एक हमने ये सीखा था कि सवाल में क्लियरली नाम लेके स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन पूछी हो, तो अब जॉइंट प्रोडक्ट के सवाल में ऐसा हो तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपसे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन का सवाल है और जॉइंट प्रोडक्ट का सवाल है, तो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में बस इतना फर्क पड़ेगा कि जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स दिखाते थे वो 1641 तो दिखाएं, लेकिन इसके बाद ये भी बताएं ये फर्क पड़ेगा। अगर जॉइंट प्रोडक्ट का सवाल हुआ और आपसे रिक्वायरमेंट हुई स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, तो उसमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स यहां करके आंसर रोक देते हैं ना, अब उसके नीचे ये भी लिखना बस। और ये कैसे निकला होगा, ये वर्किंग की होगी। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स की जो लाइन होती है, जैसे पहले लिखते थे वेटेड एवरेज हो तो एक ही लाइन होती थी, फाइफो हो तो 3-4 लाइनें होती थी, वहां जहां आंसर खत्म हो जाता था उसको बस ये कह रहा हूं कि 2 लाइनें और लिखनी, बाकी सब वैसे ही है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस, सब वैसे ही है। सिर्फ मैंने कहा है कि जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स का आंसर निकलता था बस उसके नीचे 2 लाइनें और लिख लेंगे। तो ये जॉइंट प्रोडक्ट के सवाल का ये फर्क पड़ेगा सोल्यूशन पे। नहीं समझ आ रही? सारा कुछ जो पहले सीखा ना, मैं उसमें अमेंडमेंट बता रहा हूं कि अब जॉइंट प्रोडक्ट से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो अगर सवाल में स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन मांगी हुई है, तो जो हम कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स का आंसर लिख के छोड़ के आगे फिर क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस पे चले जाते थे, अब इसके नीचे ये 2 लाइनें भी लिखेंगे। नहीं, वो सब वैसे ही है। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस, वो सब वैसे ही है, सिर्फ इसके साथ ये 2 लाइनें ऐड हो गई।
कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स की लाइन लिखते हैं ना, ये लिखने पे यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा देना, ये 2 लाइनें भी लिखनी है, लिख ली कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स अब पूरी हुई है। अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस, वो सब वैसे रहेगा, सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स के साथ ये एक पोर्शन जुड़ जाएगा बस। यहाँ मुश्किल हो जाएगा ना, वो टेबल कैसे बनाएंगे, मुश्किल रश मच जाएगा, तो वर्किंग 1 कह के वो टेबल बना दे, यानी वो इतनी वर्किंग यहाँ आ जाएगी कि स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन नहीं संभलेगी। फिर इसके अलावा अगर सवाल की रिक्वायरमेंट हो प्रोसेस अकाउंट, अगर सवाल की रिक्वायरमेंट प्रोसेस अकाउंट है तो जो पढ़ा सब वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ जो चेन है वो बता रहा हूं। पहले वाला सवाल होता तो आप यहां ट्रांसफर आउट के सामने 17,500 लिखते और 16,41 लिखते, ये करते हैं ना। अब ये नहीं करेंगे, ट्रांसफर आउट ए 10,500 7,9,769 535 और बी 7,872 ये करेंगे। प्रोसेस अकाउंट में ये फर्क पड़ेगा कि वो जो ट्रांसफर आउट की एक लाइन उसके यूनिट्स ऑफ कॉस्ट थी उसकी जगह तोड़ के बताएंगे, ये प्रोसेस अकाउंट में फर्क पड़ेगा। इस तरीके से बात ये मजाली कि बाकी सब वही है, मैंने सिर्फ जो चेंज है वो लिखी है, बाकी सब वही है। और आखिरी चीज, अगर डबल एंट्रीज मांगी हुई स्प्रिंग 20 के बाद ये आया नहीं है। वही बता रहा हूँ ना कि जॉइंट बाय प्रोडक्ट एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। स्प्रिंग 22 में नहीं आया, ऑटम 21 में नहीं आया, स्प्रिंग 21 में नहीं आया और ऑटम 20 मुझे अब सवाल देखना पड़ेगा, मुझे लगता है ऑटम 20 में भी नहीं था, तो चांसेस तो हैं। अगर एंट्रीज टेस्ट हो जाएं तो वो जो एंट्री नंबर ट्रांसफर आउट का क्या नंबर लगाया था, ट्रांसफर आउट की मैंने क्या एंट्री नंबर लगाई थी 5, वो जो एंट्री नंबर 5 थी, एंट्रीज में जो एंट्री नंबर 5 थी तब की थी वो अगला वर्क इन प्रोसेस डेबिट फ्री, या अगर फिनिश गुड्स हैं तो फिनिश गुड्स डेबिट, और ये वाला वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, ये एंट्री की थी। अब ये एंट्री नहीं होगी, अब होगी इसी सवाल को बेस बना के बता रहा हूं। प्रोडक्ट ए चूंकि फिनिश गुड बन गया तो फिनिश गुड्स, और प्रोडक्ट बी आगे एक और प्रोसेस में जा रहा है। ये कैसे पता एक और प्रोसेस में जा रहा है? मैंने कहा था ना फर्दर प्रोसेस होगा वो 60 रुपए पे। तो बी और ए दोनों फिनिश गुड बन रहे होते तो फिनिश गुड ए, फिनिश गुड बी डेबिट। अगर दोनों ही आगे किसी और प्रोसेस में जा रहे होते तो उनके वर्क इन प्रोसेस डेबिट। तो जो फिनिश गुड बन रहा है वो फिनिश गुड्स, जो आगे प्रोसेस में जा रहा है वो आगे वर्क इन प्रोसेस। इसकी अमाउंट 535, इसकी अमाउंट 872140 और इसकी अमाउंट 1641। ये एंट्रीज पे फर्क पड़ेगा।
कि वो जो एक टोटल डेबिट होता था वो टूट जाएगा, बाकी सारी एंट्रीज नहीं। तो ये है जॉइंट प्रोडक्ट के सवालों में। आफ्टर इंक्रीज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसका मतलब इसने आगे किसी और प्रोसेस में जाना है। नहीं, इसने आगे किसी और प्रोसेस में जाना है, इसलिए वो अगला वर्क इन प्रोसेस डेबिट। अमाउंट क्या है? अमाउंट वो कॉस्ट है जो हमने बांटी है। वो कॉस्ट बांटी कैसे है? यूनिट्स की रेशो में, एनआरबी की रेशो में, लेकिन बांटी क्या चीज है? कॉस्ट। ये कॉस्ट है इनकी। ये इसी 1641 के दो टुकड़े हैं, तो उनमें से वो जो फिनिश गुड में चला जाएगा वो उनकी कॉस्ट, और जो वर्क इन प्रोसेस 3 में चला जाएगा, अब ये वर्क इन प्रोसेस 3 के लिए कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन हो जाएगा। स्प्लिट ऑफ पॉइंट का वर्ड इस्तेमाल होता है यही जब ये जॉइंट प्रोडक्ट बने, यानी प्रोसेस 1 का एंड स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। जान की अपनी पहचान बन गई, वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। चलें, जॉइंट प्रोडक्ट्स का एक सादा सा सवाल जो खुद बना के कराया था, डन। पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स डन। मैक्सिमम कल इसका मैं एक सवाल कराऊंगा। कोशिश मेरी पूरी है कि वो क्लास के अंदर अंदर पूरा होकर मैं अगले चैप्टर को शुरू कर लूँ, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी टाइम लगाया और आपको ये कहा था कि प्रोसेस से इंसान बन जाए, जो अभी सही चल गया फिर आगे कॉस्ट समझ जाएगी। इसलिए मैंने इस पर काफ़ी तसल्ली से आपको चलाया है, क्योंकि रिजल्ट के बाद। तो कल एक सवाल इसका कराऊंगा, होमवर्क दूंगा, अगला चैप्टर शुरू हो चुका होगा, फिर होमवर्क डिस्कस होगा, फिर एक और होमवर्क दूंगा। ये भी होमवर्क में चलेगी, लेकिन मेरी तरफ से कल एक सवाल करा के बस। तो आज का एक सादा सा सवाल होमवर्क है, वो है पास्ट पेपर का सवाल। और उस सवाल में एक एडजस्टमेंट करवा रहा हूं। एडजस्टमेंट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मुझे सवाल की शक्ल देख के लग रहा है कि सवाल बनाने वाले से कुछ ना सेल मर्ज हो गए थे, मुझे लग रहा है कि वो मर्ज हो गए थे। ऑटम 12 क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। ऑटम 12 क्वेश्चन 6। पहुंचे, मैं इसमें एडजस्टमेंट कराता हूँ। फाउल लिमिटेड, हाँ जी। हाँ जी, पहुंच गए? खैर खैरियत से पहुंच गए सारे? ठीक ठाक है, कोई थकन तो नहीं? इसमें ये जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल की ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स की लाइन प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई में तोड़ी हुई है, और उसके सामने यूनिट्स लिखे हुए हैं 50,000 और 25,000, ऐसे ही है। उन्हीं के सामने मटेरियल कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट लिखी हुई है। ये क्या मीनिंग दे रहा है? कि ये इन फिनिश गुड्स पे लगने वाली कॉस्ट है, क्योंकि उसके सामने लिखी हुई है। ये असल में इन पे लगने वाली कॉस्ट नहीं है, ये वो है जो करंट पीरियड कॉस्ट दी होती है सवाल में। ये वो है जो करंट पीरियड कॉस्ट सवाल में दी होती है, जो मैंने इस सवाल में वो 8,10,000 और 7,50,000 दी हुई थी। तो मुझे लगता है कि होना ये चाहिए था, जो उनसे शायद सेल मर्ज हो गए, कि ट्रांसफर एक्स वाई के सामने 50 और 25 ऐसे ही आना चाहिए था। एक और नीचे लाइन आनी चाहिए थी, करंट पीरियड कॉस्ट या कॉस्ट इनकर्ड इन ड्यूरिंग द, कौन सा महीना? मई। अरे ये भी मई है। कॉस्ट इनकर्ड इन मई, नहीं, कॉस्ट इनकर्ड इन मई। इसके सामने ये मटेरियल के कॉलम में जो फिगर आ रही है ना 54, क्या आ रहा है? 547 125, और कन्वर्जन के सामने 22।
तो अब इसमें चेंज ये कर रहे हैं कि इस टेबल में एक और लाइन है कॉस्ट इनकर्ड इन में, उसके सामने ये फिगर है, ये ट्रांसफर्ड के सामने नहीं है फिगर्स। ये जो करंट पीरियड की कॉस्ट होती है ना, ये उनकी फिगर्स है 547 मटेरियल की और 228 कन्वर्जन की, ये इन ट्रांसफर्ड के सामने की फिगर नहीं है। तो फिर ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड ही होती है, जबकि ये नहीं है कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड, ये इनपुट की ही खर्चे हैं, तो इसलिए इसके सामने नहीं लिखे होने चाहिए थे। तो इस टेबल में एक अलग से लाइन है और ये वो करंट पीरियड कॉस्ट है। बड़ा आसान सा सवाल है जी, कौन सी ट्रांसफर की कॉस्ट? वो तो आपने खुद निकाल लिया ना, 15 नंबर हैं, तो खुद करनी है ना यार। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स क्या कर रहे हैं? टाइम निकालो आप, मैं कहूँगा टाइम निकालो। किस तरह? मेरे ख्याल में तो ये जो मैंने भी आपको बताया है, किसी को शायद ये बात भी समझ ना आई हो और वो इन फिगर्स को सीधा सीधा मटेरियल कॉस्ट ही यूज कर ले, मतलब मासूमियत में कर जाएंगे यूज। नहीं गलत नहीं ना, सही है, बच्चों ने इसी को यूज किया होगा जो मैंने लिखवाया है। डायरेक्टली को कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड बना दिया होगा, तो वो गलत ही होगा। तो फिर फाइंड क्या करना है फलाना नंबर में? इसकी रिक्वायरमेंट क्या लिखी हुई है, तो आप इसकी रिक्वायरमेंट कर लें प्रोसेस अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ मे, प्रोसेस अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ मे। इस सवाल में एक ही अच्छी बात है और वो इनपुट निकालना है, ये अच्छा पॉइंट है इसके अंदर, इंटरेस्टिंग बात थी। ये सवाल होमवर्क है और चूंकि मैंने सोल्यूशन रिक्वायरमेंट चेंज करा दी तो इसका सोल्यूशन फिर ये मैं आपको खुद दे रहा हूं। ये मैंने पहले भी एक दफा सवाल में ये बात की थी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है ना, ये पुरानी एक चीज है, अमेरिकन अप्रोच होती थी। अब ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग आपकी किताबों में जो हम पढ़ते हैं वो ब्रिटिश अप्रोच है प्रोसेस कॉस्टिंग की, तो इसमें ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट अब नहीं है रेलिवेंट, तो इसकी जगह पर आप वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बना दें और उसके लिए फिर सोल्यूशन में आपसे ये ग्रुप में भेजता हूँ। फोटोकॉपी भी मैंने कही है, वो भी पहुंच जाएगी, लेकिन आपको मैं ये सॉफ्ट कॉपी भी दे देता हूँ। जॉइंट प्रोडक्ट की सादी प्रैक्टिस डन, कल मुश्किल प्रैक्टिस कराऊंगा, बाय प्रोडक्ट कराता हूं। बाय प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट की मिसाल मुर्गियां ज़िबा करके 8000 किलो प्रोसेस वन में इन्होंने इससे जो आउटपुट था उसमें एक था बोनलेस, ये कर लेते हैं 3500 किलो, और एक कर लेते हैं हड्डी वाला, ये कर लेते हैं जी ये दो प्रोडक्ट्स हैं। बोनलेस गोश्त अलग बेचते हैं और ये मिलता है, ये मैं भी तो असल में बोनलेस अलग मिलता है। बोनलेस के तौर पे हाँ चलो कोटा के लिए भी बेच लेते हैं, हाँ तो खाई जाता है ना यार, स्पेयर पार्ट्स।
स्पेयर पार्ट्स निकाल लेते हैं। नहीं, रुपए तो नहीं लिखे मैंने जी, अब दे दिन को बांट लें। ये आगे दोनों लाइन में बांट दो यार, पहुंचते जाएंगे तो। मैंने रुपए तो नहीं लिखे भाई। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स, ये पोटा कलेजी वगैरह, ये कर लेंगे 400 किलो। ये तीनों जॉइंट प्रोडक्ट हैं, क्योंकि बिजनेस ये मुर्गियां ज़िबा करके ये बेचता है एज अ प्रोडक्ट, लेकिन इनके अब जो वो अंतड़ियां हैं, पंजे नहीं, अंतड़ियां, गंदमन, अब वो जो बाकी उसका सब गंदमन बचा है, कितने किलो, कितना हो गया? 400 रह गया। ये जो 400 केजी बचा है ये भी बिकेगा शॉर्मों में डालने के लिए, ये भी बिकेगा और ये बिकता होगा। ये जो बिजनेसेस एनिमल फीड का काम करते होंगे, ये उन्हीं को खिलाया जाता होगा। तो इस प्रोसेस में मुर्गियां ज़िबा करने का मकसद ये था है? नहीं, तो इससे मेनली ये बनते हैं, ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हो गए। लेकिन ये जो बन रहा है ये भी बिकता है, इसलिए है ये भी प्रोडक्ट, लेकिन बस बाय द वे बन गया तो बन गया। इनको जॉइंट प्रोडक्ट्स कहेंगे, ये मेन है, और ये बाय प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट इसलिए कह रहे हैं, अच्छा ये स्क्रैप नहीं है, ये प्रोडक्ट होगा, ये बाकायदा बिकता होगा। हो सकता है उनकी चोंचें, आंखें, हाँ ना भाई, क्या पर उनके पंजे, पंजों की यखनी बड़ी मजे की होती है, हैं? हाँ हाँ, मेरे तो ये फेवरेट डिश में से ही है, खाते वाली चीज है भाई। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट है क्योंकि ये बिकता है, इसलिए प्रोडक्ट कहते हैं इसको। लेकिन मेन प्रोडक्ट ये नहीं था, इसलिए बाय प्रोडक्ट है। एग्जाम में आपको इस तरह से खुद पहचानना पड़ेगा मेन और बाय नहीं, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जॉइंट प्रोडक्ट है और ये बाय प्रोडक्ट है। इसमें मेन और बाय में नहीं आपको जाएंगे, क्लियरली पता होगा कि बाय प्रोडक्ट कितना है। तो ये होता है बाय प्रोडक्ट, बिकता है इसलिए इसको प्रोडक्ट कहते हैं। अब रहा मसला कि इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। इसकी जो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं, एक ट्रीटमेंट तो ये है कि इसको सेल जब करें तो उसको नॉर्मल सेल्स का ही हिस्सा मान लें। यानी कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। एक तो ये कि जब इसको बेचें तो सेल मान लें। या फिर अगर इसकी लिफ्ट नहीं करानी तो फिर इसको अदर इनकम मान लें। कैश डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट, स्क्रैप सेल्स कह लें, अदर इनकम बेहतर है। इन दोनों केसेस में नो कॉस्ट इज एलोकेटेड to buy product।
इन्वेंट्री, यानी बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री का फिर कोई वजूद नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई होगी। देखिए जो स्क्रैप इन्वेंट्री पड़ी थी, स्क्रैप इन्वेंट्री, उसकी एक वैल्यू थी ना, क्या थी वो? हमने उसको इन्वेंट्री कहा था किस वैल्यू पे? स्क्रैप वैल्यू पे। तो उसको इस स्क्रैप वैल्यू पे इन्वेंट्री कहने के लिए वो कहां से माइनस की थी? टोटल खर्चों में से। देखें जब हम कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग करते हैं तो मटेरियल में से लेस कर देते हैं ना स्क्रैप वैल्यू, या अगर टी अकाउंट की बात कर लें तो उस टी अकाउंट के अंदर यहां सारे खर्चे लिखे हुए हैं और यहां हमने स्क्रैप लिखी है। तो वो हो क्या रहा है कि इन खर्चों में से स्क्रैप माइनस होके वो किसके नाम कर दी जा रही है वैल्यू? स्क्रैप इन्वेंट्री, यानी खर्चों में से इतना पोर्शन माइनस कर दिया और ये वो स्क्रैप इन्वेंट्री की वैल्यू, एक वैल्यू असाइन तो हो रही है ना। इस केस में बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री की कोई वैल्यू नहीं, यानी कोई हिसाब ही नहीं है इसका। बस जब बिकेंगे कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट या कैश डेबिट और, इन दोनों हालात में बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री का कोई वजूद नहीं होगा किताबों में, कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी। ओके, लेकिन ये दोनों है बकवास मेथड। तीसरा तरीका ये है जो कि बाय डिफॉल्ट है। अगर आपको सवाल में ऐसा कुछ नहीं कहा तो फिर आपको ये कहा है डिफॉल्ट, यही डिफॉल्ट ट्रीटमेंट यही है। अच्छा मुझे लग रहा है कि ये बात ना कुछ लिफ्ट नहीं हुई इस बात को, है ना। जब यहाँ प्रोसेस अकाउंट में खर्चे लिखे होते हैं और क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू लिखी होती है, तो असल में हम कर ये रहे होते हैं कि इन खर्चों में से एक चीज माइनस करके स्क्रैप इन्वेंट्री के नाम पे डाल देते हैं। वो कहां से माइनस होता है? टोटल खर्चों में से ना, यानी उन खर्चों में से एक हिस्सा वहां से अलग करके स्क्रैप इन्वेंट्री के तौर पे इज्जत दे दी जाती है। इसमें ऐसा नहीं हो रहा, बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री को कोई इज्जत नहीं मिल रही। सारे के सारे खर्चे किसके? मेन प्रोडक्ट के, कुछ माइनस नहीं हो रहा। अगर ये दोनों है तो, अगर ये ट्रीटमेंट है तो फिर बाय प्रोडक्ट को कोई इज्जत नहीं मिल रही है। कोई बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री नाम की चीज ही नहीं है, कुछ भी कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए माइनस नहीं होना। लेकिन अगर ये तरीके नहीं है, नहीं होते, इसलिए इग्नोर, डिलीट, इस पे दिमाग लगाएं। इस तरीके में बाय प्रोडक्ट को एक इन्वेंट्री के तौर पे इज्जत मिलेगी, लेकिन इन खर्चों में से नहीं उसकी कोई एलोकेशन होगी। जैसे नॉर्मल लॉस के साथ सलूक होता है वैसा सा सलूक बाय प्रोडक्ट के साथ भी होगा। दोबारा, अगर ये ट्रीटमेंट फॉलो हो रही हो तो बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री कुछ नहीं, सारे के सारे खर्चे मेन प्रोडक्ट्स, बिक गई तो बिक गई, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट या फिर कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। अगर इनमें से कोई एक तरीका फॉलो हो रहा हुआ तो बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये तरीका नहीं होता फॉलो, बाय डिफॉल्ट ये तरीका फॉलो होता है। इस तरीके में क्या होगा? इस तरीके में ये होगा कि बिल्कुल जैसे नॉर्मल लॉस के साथ एक सलूक होता था। क्या सलूक होता था? कि उसकी एक स्क्रैप वैल्यू मेन कॉस्ट में से माइनस हो जाती थी और उसको स्क्रैप इन्वेंट्री के तौर पे इज्जत मिल जाती थी। यही सलूक इसके साथ भी होगा। अब वो ट्रीटमेंट क्या होगा वो मैं आपको एक एक करके सारी वर्किंग से रिलेट करके बताता हूं। तीसरा ट्रीटमेंट बता रहा हूं। सबसे पहले क्या वर्किंग बनाती है? सबसे पहले सवाल में हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? क्वांटिटी स्केड्यूल। तो क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर भूली गई स्पेलिंग, क्वांटिटी स्केड्यूल में बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स आएंगे। क्वांटिटी स्केड्यूल में बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे। जब आएंगे तो
अब तक ये पढ़ा था, अब तक ये पढ़ा है। बाय प्रोडक्ट अगर सवाल में हुआ तो मैंने कहा इसके साथ ना सलूक वही नॉर्मल लॉस की तरह का होना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस एक अलग चीज है। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस इस दौरान जो मशीनों में चिपका रह जाएगा, कटिंग हो रही होगी ना, वहां जो चिपका रह जाएगा उसको जब खुचेंगे, वो नॉर्मल लॉस है। ये और चीज है, फिजिकली ये और चीज है। नॉर्मल लॉस इसी में से कुछ चीजें जो इधर उधर गिर जाती हैं, खराब हो जाती है, मशीन पे चिपक रह जाती है, ये वो होते हैं नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस, वो ये चीजें हैं। बाय प्रोडक्ट एक अलहदा फिजिकल चीज है, तो इसका ट्रीटमेंट वैसा सा करना है जैसे नॉर्मल लॉस का कर रहे होते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि नॉर्मल लॉस है, ट्रीटमेंट वैसा सा है। जब ये चीज ध्यान में रखेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद रह जाएंगी। यानी क्वांटिटी स्केड्यूल में ये लेस हुआ करेगा, क्योंकि ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये आउटपुट की इज्जत नहीं है इसकी। एक तो ये होगा क्वांटिटी स्केड्यूल में। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ईपी बनाते हैं। ईपी में उनको इज्जत मिलती है जिनको कोई कॉस्ट एलोकेट होनी होती है। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स ईपी में आते हैं, नॉर्मल लॉस के इसके भी नहीं आएंगे। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में नॉर्मल लॉस नहीं आता, तो ये भी नहीं आएगा। अभी सब्र कर यार, अभी तो इनमें बाय प्रोडक्ट इग्नोर, कोई काम नहीं है। अच्छा ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जैसे नॉर्मल लॉस है ना कि वो अपना वजन खर्चों का नहीं उठाता, बस जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है उसी के ऊपर उसको स्क्रैप पेनल्टी कह देते हैं। यही काम बाय प्रोडक्ट के साथ होने लगा है कि ये अपने खर्चों का वजन नहीं उठाएगा, लेकिन इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो उन खर्चों में से लेस हो जाएगी और वो इसकी एक इन्वेंट्री की वैल्यू होगी। तो कॉस्ट पर यूनिट बनाते हुए ये जो यहां करंट पीरियड खर्चे लिखते थे, वेटेड एवरेज है तो ओपनिंग आएगा, इसमें से जो नॉर्मल लॉस माइनस होना है तो इसी तरह सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट भी लेस हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल लॉस वाला काम होगा इसके साथ। स्क्रैप का वर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि ये बाकायदा प्रोडक्ट के तौर पे बिकता है। और अब जो आंसर आएगा वो फिर आगे कॉस्ट पर यूनिट, तो ये इसी के साथ ही ट्रीटमेंट के तौर पे जुड़ा रहेगा। और क्या बनाते हैं, क्वांटिटी स्केड्यूल, कॉस्ट पर यूनिट, शिपमेंट वैल्यूएशन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और क्या होता है, बस प्रोसेस अकाउंट। क्वांटिटी स्केड्यूल में माइनस हो रहा है। एक तो जो इसकी एंट्री होगी, बाय प्रोडक्ट की एंट्री, बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। ये क्या किया मैंने, अगर बाय प्रोडक्ट
बस अभी ही सेलेबल है तो ये डेबिट। और अगर इसने मजीद इसमें कोई और मसाले ऐड होने हैं, वो जो गनमन था उसमें और मसाले खुशबुएं डाल के फिर आगे बेचना है, तो फिर वो अगले प्रोसेस में चला जाएगा। फिर वो तब आगे लगेगी ना, फिर वो वर्किंग प्रोसेस 2 में अब ट्रांसफरिंग बन जाएगा, फिर उस पर वहां दोबारा कन्वर्जन वो सब होगा, यानी फिर वो आगे वर्किंग प्रोसेस 2 की कहानी शुरू हो जाएगी। अगर ये आगे मजीद प्रोसेस में जाना है ना, तो फिर वो उस अगले प्रोसेस के लिए ट्रांसफरिंग बन जाएगा। सिलेबस का क्या मसला है यार, इसमें अगर आएगा तो वर्किंग प्रोसेस 2 शुरू हो जाएगा। नहीं, नॉर्मल में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, उसको और बेहतर करके बेचेंगे आगे। यानी जो इसकी अंतड़ियां निकली है ना, हो सकता है कि उनको कुछ सुखा के उनके ऊपर से झिल्लियां उतार के बेचते हैं। बेशक वो आगे किसी एनिमल फीड वाले को बेचना है, नहीं हमें बेच रहे, वो एनिमल फीड वाले को बेच रहे हैं, लेकिन क्या पता उसको खुश्क करके धो के साफ सुथरा करके बेचते हैं। है वो अभी भी प्रोडक्ट ही है, लेकिन वो इस प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट है। बाय का वर्ड इसलिए लगा क्योंकि साथ मेन भी थे। अब जब वो आगे किसी प्रोसेस में चला गया तो बस अब वो वहां का अकेला बच्चा है, फिर उस प्रोसेस में उसके और खर्चे होंगे, फिर वहां से निकलेगा, फिर बिकेगा। अब वो बाय का वर्ड जरूरी नहीं है लगाना। वर्क इन प्रोसेस 1 से जब ये सब निकले हैं, इनसे निकलते हुए अगर ये बाय प्रोडक्ट सेलेबल चीज है तो ये डेबिट। अगर ये आगे और किसी प्रोसेस में चला जाएगा तो वो अगला प्रोसेस डेबिट। अगर यहीं पर ही बिकने के काबिल हुआ तो इन्वेंट्री डेबिट, अगर आगे जाना हुआ तो अगला प्रोसेस डेबिट। और अब अगले प्रोसेस में जो मजीद कुछ होगा तो वो पहले जैसा ही होगा, उसमें मजीद कन्वर्जन कॉस्ट होगी, वो तो जैसे पहले वर्क इन प्रोसेस के खर्चे होते हैं उसके लिए आगे वो कहानियां शुरू हो जाएंगी। अब इस एंट्री की अमाउंट क्या होगी, यही ये सेल वैल्यू, बल्कि इसको इधर कहते हैं सेल वैल्यू। ये क्या किया मैंने, बस बिकने की पोजीशन में है 170 का, तो 170 पे रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर इसने आगे मजीद प्रोसेस होने के बाद बिकना था तो ये ना डेबिट हो जाएगा। और वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में इसका क्या मतलब होगा, क्रेडिट साइड पे जैसे ट्रांसफर आउट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस होता है, तो वहां पर ये भी होगा, इसके यूनिट्स भी होंगे और ये अमाउंट, ये चीज। क्या जी, ये बाय प्रोडक्ट फौरन बिकने की कंडीशन में है 200 रुपए का, ये वो 200 रुपए से डेबिट, ये 200 रुपए से क्रेडिट। लेकिन अगर इसने आगे किसी प्रोसेस में जाना है और उस पर 50 खर्च होके इसने 300 का बिकना है, तो अभी उसकी वर्थ 250 की है। 50 खर्च होके 300 का बिकना है, अभी वो कितनी वर्थ का हुआ फिर 250, ये वो 250 से। अब उस वर्किंग प्रोसेस 2 की कहानी शुरू हो जाएगी, उसमें फिर कन्वर्जन डलेगी और 50 वहां डेबिट होगा, फिर वो चीज 300 की बिकेगी। अगर ये डेबिट है तो ये आएगी, ये डेबिट है तो ये आएगी, वो वर्किंग प्रोसेस 2 में हो गया, क्योंकि उसमें और 50 रुपए का खर्च लग गया। अभी मैं कौन सी अकाउंटिंग बता रहा हूं, वर्किंग प्रोसेस से क्या रेट क्या निकलेगा, ये 250 रुपए में निकलेगा। फिर वर्किंग प्रोसेस 2 हुआ कोई, उसमें और 50 रुपए खर्च होंगे, अगर वो वर्किंग प्रोसेस 2 50 डेबिट, फिर वहां से वो इन्वेंट्री में 300 रुपए पे जाएगा और कैश डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 300 ट्रांसफरिंग होगी। इसको फिर अब सवाल की शक्ल में लाएंगे तो ये चीजें की प्रैक्टिस होगी। बाय प्रोडक्ट ये कि आप इसकी ट्रीटमेंट याद रखने के एतबार से नॉर्मल लॉस की तरह याद रखेंगे ना, तो फिर ये याद रह जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।